चलो ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा में गति के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है और इन्हें कैसे लाया जाता है। तो गति का समीकरण, तो एक समान त्वरित गति में किसी वस्तु की स्थिति, समय, वेग और त्वरण में संबंध बताने वाले समीकरण को गति का समीकरण कहते हैं। किसके किस में संबंध बताएगा? स्थिति, समय, वेग और त्वरण में संबंध बताने वाले समीकरण को गति का समीकरण कहते हैं। अब ये तीन प्रकार के होते हैं भाई। गति के समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तो पहला होता है आपका v बराबर u प्लस at। ये क्या होता है? आपका गति का पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या होता है कि आपका s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही होता है। क्या हो गया? एक मिनट, हाँ चलिए। गति का तीसरा समीकरण देखना। दूसरा समीकरण क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ at का वर्ग। तीसरा समीकरण क्या होता है? v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2as। ये गति के तीन समीकरण है और इन्हीं तीनों समीकरण को हमें क्या करना है? अभी उत्पन्न करना है। तो यहाँ पर कौन क्या क्या चीज इसको लिख लेना। जहां u आपका क्या है? प्रारंभिक वेग। u क्या है आपका? प्रारंभिक वेग। कब की कंडीशन में? जब समय क्या हो? जब समय t बराबर 0 हो, तब की कंडीशन में u क्या है आपका? प्रारंभिक वेग। v क्या है आपका? अंतिम वेग। v क्या है आपका? अंतिम वेग। और कब की कंडीशन में? जब समय t बराबर क्या हो? t हो। जब समय t बराबर t हो तब की कंडीशन में वेग क्या होगा आपका? अंतिम वेग। s क्या है आपका? विस्थापन। s क्या है भाई? विस्थापन है। और क्या बच गया? t। t क्या है आपका? समय। ये जहां पर कौन कौन का, और a बचा है ना। a क्या है आपका? त्वरण, या बोल सकते हो नियत त्वरण या एक समान त्वरण। क्या है? नियत त्वरण है ये। मतलब त्वरण यहाँ पर क्या रहेगा? एक समान रहेगा, तभी ही आप गति के समीकरण को उत्पन्न कर सकते हो, वरना कभी नहीं उत्पन्न कर पाओगे। त्वरण यहाँ पर क्या रहेगा? नियत रहेगा। तो ये सब है जिनके बीच हमको अभी संबंध स्थापित करना है और इन सूत्रों को, इन समीकरण को हमें अभी उत्पन्न करना है। कैसे निकाला जाता है? वो भी ग्राफीय विधि से। तो इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब देखने वाले हैं हम लोग गति के समीकरण की व्युत्पत्ति करना है, वो भी ग्राफीय विधि से। तो ग्राफ पहले बनाते हैं। ये आपका कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष में हम लेंगे समय को। किसको लेंगे? समय को, यानी कि t। और इधर लेंगे वेग को, यानी कि v। ठीक है ना। ये समय t के लिए है एक्स अक्ष में, और वाई अक्ष में है आपका वेग, और ये है आपका मूल बिंदु यानी कि O। तो प्रारंभिक स्थिति में अभी लिखे थे कि प्रारंभिक स्थिति में जब समय बराबर 0 हो, यानी कि t बराबर जब 0 हो, तो प्रारंभिक वेग क्या होता है? u। तो मान लीजिए जब प्रारंभिक स्थिति 0 थी, तो उसका, जब समय 0 था तो उसका प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा? u रहा होगा। कुछ न कुछ उसका वेग रहा होगा। ये ठीक है ना भाई। ये उसकी कंडीशन है, फर्स्ट वाली कंडीशन, कि जब समय 0 था तो उसका कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग था। अभी समय क्या है? 0। अब जैसे ही हम समय को क्या करेंगे? धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, तो वेग में भी क्या होगा? बढ़ोतरी होगा। ठीक है ना भाई। अभी प्रारंभिक वेग क्या है? समय बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग u है। अब जैसे ही मैं समय को धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा, यानी कि ऐसे मैं इसको बढ़ा रहा हूं, समय बढ़ रहा है, तो समय बढ़ेगा तो वेग में भी क्या होगा? बढ़ोतरी होगी। बढ़ेगा वेग का मान भी, वेग का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो कब? मैं मान लेता हूं कि t समय पर, अभी लिखे थे ना, t समय पर वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। देखे हो ना, t समय पर वेग क्या हो जाता है? v। और 0 पर क्या होता है? u। लिखे थे। तो प्रारंभिक कंडीशन में क्या होगा? जब समय t होगा तो उसकी प्रारंभिक वेग u है। अब जैसे ही मैं समय को बढ़ा रहा हूं, ये समय बढ़ा,
अब t समय पर पहुंच गए, कहां पर पहुंच गए, बढ़ाते बढ़ाते समय t पर पहुंच गए, तो उसका वेग क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है ना भाई। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक नाम दूंगा, क्या, b। इस वाले बिंदु को मैं क्या नाम दूंगा, b नाम दूंगा, और ये तो खैर बाद में बनेगा। ठीक है ना भाई। कैसे, मैं इस पर एक लंब डालूंगा, इस b से इस किस पर, x अक्ष पर एक लंब डालूंगा, और t ही समय है, और इसको मैं नाम दूंगा d। अब BD पर, इस वाले BD पर यहां से इसको मैं बिंदु नाम दे देता हूं a, और ये तो उसकी खैर प्रारंभिक स्थिति है u। ठीक है ना भाई। अब बिंदु BD पर, यानी कि इस लाइन BD पर a से मैं एक लंब डालूंगा, जिसको मैं नाम दूंगा C। समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले हमने क्या किया कि बिंदु B से इस x अक्ष पर समय t पर एक लंब डाला, जिसको हमने नाम दिया BD। और BD जैसे तैयार हुआ तो इस पर भी हमने एक लंब डाल दिया बिंदु A से, और उसको हमने नाम दिया C, यानी कि AC। तो यहाँ पर कुछ न कुछ एंगल बनेगा थीटा। और ये क्या चीज है, ढलान, स्लोप। क्लास 10th में पढ़े हो ना, तो ढलान स्लोप को किससे प्रदर्शित करते हैं, टेन थीटा से, याद होगा तो। ढाल या प्रवणता कुछ याद आ रहा है, ढाल, प्रवणता, स्लोप सब एक ही है। तो उसका स्लोप का अगर आपको एंगल पूछेगा, तो एंगल यहाँ पर है, कितने डिग्री से वो झुका हुआ है। समझ में आ रहा है ना भाई। तो इसका भी यूज होगा, तो ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूंगा, यहां से लेकर यहां तक की स्थिति कितनी है, u, प्रारंभिक स्थिति कितनी है, u। यहां से लेकर यहां तक आपका u है, और शून्य से लेकर के यहां तक की स्थिति आपके कितने हैं, v है। तो यहां से लेकर u है और पूरे की v है, तो अगर मैं इस पार्ट का निकालूं तो कितना हो जाएगा, पूरे में से इतना को कम कर दो ना। ऐसे समझो अगर पूरा 10 है, ये 2 है, तो 10 में से 2 घटाऊंगा तो ये वाला पार्ट 8 होगा। तो कैसे हो जाएगा, v माइनस u, यानी कि अंतिम से प्रारंभिक को घटाना है। तो अगर ये v माइनस यू है, तो ये भी तो v माइनस यू होगा ना। हाँ, और यहां से लेकर यहां तक कितना है, t, तो a से लेकर c तक भी कितना होगा, t, और अगर ये u है तो ये भी u होगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखो, अब आपको पहली कंडीशन है, ये डायग्राम समझ में आ गया। अब हमको निकालना है किसको, गति का पहला समीकरण, निगमन करना है उसका। तो लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण की उत्पत्ति। प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस at। इसको क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, लाना है। अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहले हम जानते हैं, इससे क्या चीज जानते हो, क्या होता है, त्वरण पढ़े हो ना, वेग बराबर क्या होता है, आपका जो त्वरण होता है, कि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय, यही होता है ना भाई, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, a से। अब ध्यान से देखना, वेग में परिवर्तन कहां से कहां तक हो रहा है, तो अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति को घटाते हैं, तो यही तो वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा, v माइनस यू, और समय क्या है आपका, t। अगर इस t को मैं इधर गुणा कर दूं, ठीक है ना भाई, जाएगा ना, तो कितना बनेगा, at, और ये v माइनस यू। अगर मैं इस u को इधर पक्षांतर कर दूं तो प्लस में आएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस at। ये निकल के आ गया आपका गति का प्रथम समीकरण, ये। और इसको पहले एक समीकरण देना, तो इसका भी सामने यूज होने वाला है, इसको पहले समीकरण देना, और ये समीकरण नंबर 2। समझ में आ गया क्या पहला कैसे निकला, ये इतना ही था कि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, v माइनस यू, कहां से आया, समझ में आ गया। इस तरीके से आपको निकल जाएगा, और इसको देना समीकरण नंबर 1 और इसको 2 देना। अब हमें सिद्ध करना है गति का द्वितीय समीकरण, ठीक है भाई, यहीं से बनेगा। तो दूसरा नंबर है आपका गति के द्वितीय समीकरण को प्रूव करना है, और ये होता है s बराबर ut प्लस हाफ at का वर्ग। तो ध्यान से देखना डायग्राम में पहले, तो द्वितीय समीकरण कैसे निकलेगा, तो ये जो आपका, ये क्या है, आपका विस्थापन है ना, यही तो दूरी है। तो ये वो जो आपका डायग्राम दिख रहा है, ये पूरा इस वाले पार्ट में, अगर मैं इसका पूरा क्षेत्रफल निकालूं, ए बी, जो इतना भी आपको दिख रहा है, ए बी ओ डी, इन सब का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं, वही वास्तव में क्या होता है, आपका गति का द्वितीय समीकरण बनता है। तो कैसे निकालेंगे, जो ये विस्थापन है, ये जो विस्थापन हुआ है, विस्थापन यानी कि s, ठीक है ना भाई, ये क्या होता है, ये जो आपका क्षेत्रफल दिख रहा है, किसके किसके बीच ग्राफ बना है, v और t, माइनस मत समझना, ये vt लिखा है, संबंध है उनके बीच में,
वी टी यानी कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, ये इसके किसके बराबर होता है? विस्थापन का। जो विस्थापन है वो ये v और t के बीच जो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल है, ये पूरे का ये वाला पार्ट पूरा, यही आपका क्या बनेगा? गति का द्वितीय समीकरण के लिए प्रूफ होने वाला है। तो यहाँ ध्यान से देखने, यहाँ पर दो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला ABC, यहाँ 90 डिग्री के बन रहा है यानी कि समकोण त्रिभुज, और एक आयत, ये इन दोनों को अगर क्षेत्रफल को जोड़ दो तो आपको ये पूरा ग्राफ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो विस्थापन आपका क्या है? एस v माइनस टी, यानी कि वेग माइनस नहीं है, वी टी वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। तो अगर मैं इसमें इसके क्षेत्रफल को, किसको? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया, प्लस आयत कौन है? ACDO, आप जैसे भी नाम दे दो, ACDO का क्षेत्रफल। अगर मैं इन दोनों को निकाल के जोड़ दूं तो मुझे पूरा इस पार्ट का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्या होता है इसका सूत्र? 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई, यही होता है ना। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, इतना आपका फार्मूला होता है, प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे में चौड़ाई, यही होता है। चलो अब मान को रखते, चलो 1/2 आधार, इस वाले में चलो बताओ आधार कितना है? आधार है आपका BC, कौन है? गलत, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, इस बात पे याद रखना, और 90 डिग्री के वाला हमेशा कर्ण होता है। तो आधार कौन हुआ भैया? क्या होगा? देखो मैं तुम्हें 10वीं में बता रहे हूं कि 90 डिग्री यहाँ पर है ना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो बचा कौन? यही तो आधार है, आधार यानी कि AC, तो सीधा T लिख दो जी, होगा। अब बताओ तो यहाँ पर ऊंचाई क्या होगा? BC, यही ना, और उसका मान कितना है? U माइनस V। अगर यही कंफ्यूज हो जाओगे तो ध्यान से देखना, अगर A से लेकर V है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? V माइनस U, तो ये भी तो V माइनस U होगा ना, होगा कि नहीं होगा बता दो। तो ये आधार T समझ में आया? हाँ, और ऊंचाई क्या है आपका? BC, तो यहाँ लिखेंगे गुणे में V माइनस U प्लस, अब इसको देखना, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई, लंबाई क्या है आपका? T, और चौड़ाई कितना है? U है ना, ये तो UT लिख लेना फिर इसके साथ एक साथ। अब पहले ये बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है ना। अब चलो इसे हल करो, तो फिर 1/2 T के अंदर गुणा कर दो, तो ये क्या बनेगा? 1 मिनट गुणा मत करो, मैं यहाँ से एक वैल्यू पुट कर रहा हूँ, V माइनस U, यहाँ से लिखे थे, अभी लिखे थे कि AT बराबर V माइनस U, जिसको मैंने समीकरण 1 नाम दिया था गति के प्रथम समीकरण से। देखो यहां से इस मान को मैं रखूंगा, चलेगा? हाँ, नीचे लिख भी सकते हैं गति के प्रथम समीकरण से, ऐसे करके। तो इसके जगह देख रहे हो ना, ऐसा था शायद, V माइनस U था, देखो है ना भाई। तो इसके जगह मैं क्या लिखूंगा? AT, तो देखो ये रहा T पहले का, और ये हो जाएगा AT, और ये गुणा करूंगा तो UT होगा, हुआ। अब ध्यान से देखो, इस T का गुणा कर दो, तो S बराबर हाफ AT का वर्ग बनेगा, 2 बार है तो, और ये UT। अब बस इसे जमा के लिख लो ऐसे, तो UT को पहले लिख लो और हाफ AT का वर्ग, ये निकल गया। देखो गति का द्वितीय समीकरण, यही गति का द्वितीय समीकरण है। अब किसी को समस्या है तो फिर पूछ लो, कहीं पर दिक्कत है? नहीं है ना, नोट कर लो, फिर तीसरा समीकरण को भी व्युत्पन्न करेंगे। चलिए गति के तृतीय समीकरण को व्युत्पन्न करने, तो गति का तृतीय समीकरण क्या होता है? V का वर्ग बराबर U का वर्ग प्लस 2AS। तो फिर ये बनेगा कैसे, इधर देख लो, अभी जो सेकंड नंबर में हम इस डायग्राम से निकाले थे इसके क्षेत्रफल से, तो इसमें हम 2 पार्ट इसको अलग अलग बनाए थे, एक त्रिभुज और एक आयत से। इस बार क्या करना है, इसी में पूरे एक साथ, तो ये आपको कुछ ऐसा एक आकृति दिखेगा, ये दिख रहे हैं ना, ये कौन सा चतुर्भुज है? ये है समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? तो हम यहाँ पर अब लगाएंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? देखो समलंब चतुर्भुज में होता क्या है, उसमें 2 भुजाएं समांतर होती है,
इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो सेम होती है, बाकी चाहे दो भुजा कैसे भी रहे। देख लो ये और ये, इनके बीच की जो दूरी क्या है, सेम है, तो इनके बीच की लंबवत दूरी लगता है। तो इनका सूत्र क्या बनता है, 1/2 गुणे में इनकी संगत भुजाओं का योग, ये है संगत भुजाओं का योग, गुणा इनकी लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी कौन है, ये, इन दोनों के बीच की दूरी कौन है, ये वाला नहीं है लंबवत दूरी, ये है आपका लंबवत दूरी, ये आपका लगेगा। तो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, विस्थापन S बराबर VT, वेग समय ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल। इस बार इस पूरे की बात हो रही है, इस बार आपको टुकड़े में नहीं लेना है, अलग अलग टुकड़े में। तो इस बार क्या हो जाएगा, आपका विस्थापन क्या है S। अब इधर देखना समलंब चतुर्भुज, तो यहाँ पहले लिख लेना समलंब चतुर्भुज। अब कौन सा है समलंब चतुर्भुज, नाम दे दो ना ABDO, ABDO का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का 1/2 गुणे में ये संगत भुजाओं का योग, तो ये हो जाएगा संगत भुजाओं का योग गुणे में क्या हो जाएगा, उनके बीच की लंबवत दूरी, ये उनके बीच की लंबवत दूरी, उनके बीच की लंबवत दूरी। अब चलो मान को रखते जाते हैं, S 1/2 संगत भुजाओं का योग, कौन है संगत भुजा यहाँ पर, AO और CD, सॉरी BD, ये होगा AO और BD, यही है ना भाई, ये पूरा। तो ये हो जाएगा AO धन BD, ये हो गया गुणे में, ठीक है ना। उनके बीच की लंबवत दूरी, तो उनके बीच की लंबवत दूरी क्या है, OD लिखो या AC लिखो, एक ही मतलब है, तो OD लिख लेते हैं, OD। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो रखो, तो फिर AO का मान रखो, AO का मान, AO का मान कितना है, U हो गया। B से D का मान, B से D का मान कितना है, पूरा कितना है, V है, पूरा कितना है, किसी को समस्या, अगर सिर्फ BC का मान पूछता तो फिर V माइनस U लगाते। देख लो ना भाई, अगर 0 यहां से लेकर यहां तक का मान V है, तो B से लेकर D तक का मान भी क्या होगा, V होगा, इनटू OD का मान, OD का मान क्या है, T। पहले ये बताओ यहां तक समझ में इसके नहीं है। अब हम T का मान रखेंगे यहाँ पर, तो T का मान रखेंगे समीकरण 1 से, तो लिखेंगे गति के समीकरण 1 से, गति के समीकरण 1 से क्या होता है, गति का प्रथम समीकरण u v बराबर u प्लस AT। तो यहां से T का मान निकालना है, तो पहले ये माइनस में आएगा, v माइनस u, इधर क्या बचेगा AT। अगर मैं T का मान निकालूं तो A किस में आएगा, भाग में, तो v माइनस u बटे में A, और ये T। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब इस मान को क्या करना है, इसको समीकरण 1 दे दो और इसको समीकरण 2, समीकरण 2 से समीकरण 1 में क्या करेंगे, मान रखेंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं भैया, चलो अब इधर ध्यान से देखना, रख दीजिए। चलिए, तो समीकरण 1 में मान रखने पर, तो लिखना T का मान समीकरण 1 में रखने पर, और कहां से निकला समझ में आया ना, गति के प्रथम समीकरण से। तो T का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जहां T दिख रहा है भैया वहां रख दो, क्या हो जाएगा, S बराबर 1/2 इंटू ये हो जाएगा U प्लस V, इंटू में क्या है T। अब T का मान रखो, कितना हो जाएगा V माइनस U, और बटे में क्या है आपका A, रख दिए। अब आप लोग यहाँ ध्यान देना, ये कुछ आपको कुछ सूत्र जैसे दिख रहा है, इसको क्या मैं V प्लस U नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूँ ना ऐसे। अभी आपको एक बीजगणित का सूत्र याद आ रहा होगा, A प्लस B और A माइनस B, और इसका सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, कितना होता है, यहाँ अप्लाई कर दे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू क्या हो जाएगा V का वर्ग माइनस U का वर्ग, और बटे में A होगा, तो ये 2A बनेगा, ठीक है ना। तो S, और ये हो जाएगा V का वर्ग माइनस U का वर्ग, एक के साथ गुणा, और नीचे का 2A। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं गुणा में होगा, क्या बनेगा 2AS, V का वर्ग माइनस U का वर्ग। मुझे इसको फिर पक्षांतर करना है, तो माइनस में तो प्लस में आएगा, तो V का वर्ग बराबर क्या होगा, U का वर्ग प्लस 2AS। यही तो था ना गति का तृतीय समीकरण, यही गति का तृतीय समीकरण है। अब बता दो भैया, कहीं दिक्कत नहीं है ना, नोट कर ले तो फिर।
अब इसी समीकरण को, इन्हीं तीनों समीकरणों में अभी कौन सी विधि से, कलन विधि से, कैलकुलस मेथड से अभी आपको ज्ञात करना है। चलिए, अब गति के समीकरण की व्युत्पत्ति करना है कलन विधि से, कैलकुलस मेथड से। तो इसमें क्या होगा, गति के प्रथम समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे तो हम जानते हैं क्या, जो गति का प्रथम समीकरण निकाले थे उससे क्या होता है कि v बराबर, सॉरी, a बराबर क्या होता है, dv अपान dt, यही होता है ना, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, यही होता था ना भाई। तो अगर मैं इस dt को इधर ले जाऊंगा तो ये क्या a dt बनेगा और इधर हो जाएगा dv। इतना समझ में आया? हाँ, इसको कर देना समीकरण नंबर 1। अब इसका हम करेंगे क्या, समाकलन। ठीक है ना भाई? तो ध्यान से देखना होगा क्या, तो समाकलन कैसे करते हैं। यहां पर क्या है, t, तो d के साथ जो भी रहेगा, d के साथ जो भी रहेगा उसी के सापेक्ष क्या करते हैं, समाकलन। तो यहाँ पर t के सापेक्ष होगा और यहाँ पर v का। तो लिमिट भी कैसे लगेगा, लिमिट भी लगेगा, t है तो t अपर लिमिट और लोअर लिमिट में t जैसे भी रहेगा वो बनेगा, और वेग है तो वहां पर भी वेग ही होगा। तो ध्यान से देखना, तो माना क्या, समय, प्रारंभिक समय ना, समय बराबर t पर, आपको बताया था, ध्यान से देखना, समय t बराबर 0 पर, कुछ याद आ रहा है, जब समय 0 होगा तब प्रारंभिक वेग क्या होगा, u। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? जब समय t था, t बराबर 0 पर, तब प्रारंभिक वेग u। तो देखो वेग के लिए लोअर लिमिट निकल गया, तथा समय t बराबर t पर, कुछ याद आ रहा है, यहां पर अंतिम वेग क्या होगा, v। अब आपका लिमिट निकल गया, तो रखना कैसे, ध्यान से देखो। अब इसका मुझे करना है समाकलन, तो ये हो गया समाकलन। समाकलन करेंगे तो क्या हो गया, t के लिए है तो लोअर लिमिट क्या है, 0 से t, प्रारंभिक है अंतिम है, तो 0 से t कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, और ये हो जाएगा a dt। क्लियर है? इधर भी समाकलन करेंगे तो वेग है, तो वेग के लिए क्या है, प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v, और ये क्या है आपका dv। पहले ये बताओ ये लिमिट कैसे आया, समझ में आया? ठीक है ना भाई, प्रारंभिक वेग t है, जब d के साथ जो कोई भी जुड़ा रहे वही वाला आपका लिमिट में लगता है। आपको मालूम होगा नीचे वाला लोअर लिमिट है, निम्न सीमा, ऊपर वाला उच्च सीमा यानी कि अपर लिमिट है। तो जब समय t बराबर 0 था, आपको बताया था प्रारंभिक वेग क्या होगा, u, और जब समय बराबर t बराबर t था तो अंतिम वेग क्या निकल के आया था, v। ग्राफ देखे थे ना, तो लोअर लिमिट क्या है, 0, और अंतिम वाला, तो अंतिम वाला क्या है, t। तो समय के लिए क्या निकला, 0 से t, और वेग के लिए क्या होगा, प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v। ये लग गया लिमिट। अब इसे हल करना है, इसका होगा t के सापेक्ष, तो a यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, तो a कहाँ निकल जाएगा जी, बाहर, दिख रहा है ना, तो बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा, 0 से t और ये dt, और इधर को अभी रहने दो, एक साथ लिखेंगे इसको। यहां तक समझ में आया? चलो इधर देखना, अब हम dt का क्या करेंगे, समाकलन। क्या आएगा बता सकते हो? ये ऐसा है, dx का समाकलन करते हैं तो क्या आता है, x, तो वहां पर dt है तो क्या होगा, t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a, और ये t का हमने कर दिया, dt का समाकलन क्या हुआ, t। अब लिमिट को लगाओ, 0 t। क्लियर हुआ क्या? इधर भी आ जाइए, वैसे ही v का समाकलन करेंगे, v बनेगा, और ये लिमिट क्या हो जाएगा, u से v। किसी को दिक्कत यहां तक? चलो अब देखो होगा क्या, अब लिमिट को रखना है तो एक बार t रखेंगे, और जब लोअर वाला लिमिट रखते हैं तो घटाते हैं, तो ये a का a, t की जगह t रखेंगे t ही बनेगा, माइनस t की जगह 0 रखूंगा 0 होगा। क्लियर है? आगे देखो इधर, v की जगह v रखो यानी कि अपर लिमिट को, तो v ही होगा। अब घटाएंगे तो v की जगह क्या रखना है, u, लोअर लिमिट, ये रख दिए वैल्यू को। अब इसे हल करो तो t में से 0 जाएगा 0, क्या, सॉरी, क्या बनेगा, t बनेगा, और a और t का गुणा करूंगा तो at हो गया, ये v माइनस u। अगर इस माइनस को मैं इधर पक्षांतर कर दूं तो प्लस में आएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस at। यही तो है ना गति का प्रथम समीकरण, देख लो, यही गति का प्रथम समीकरण है। अब पहले बताओ ये कैलकुलस मेथड से समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बताओ एक बार, देख लो।
आपको मालूम है जो जहां से स्टार्ट किए थे गति के प्रथम समीकरण में वहीं से ही करना है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन। चाहो तो एक बार इधर लिख सकते हो, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं और परिवर्तन को dv/dt से। तो यहां से हमने किया क्या कि इस dt को हमने इधर गुणा कर दिया, तो a dt और ये dv समीकरण एक। अब इसी का आपको कलन विधि से यानी कि समाकलन करना है, तो उसके लिए आपको लिमिट चाहिए। तो समय बराबर t पर क्या होता है, समय बराबर t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग u, और समय बराबर t पर यानी कि जब समय t हो तो अंतिम वेग क्या होता है v। तो देखो आपके लिए समय के लिए भी निकल गया लिमिट और वेग के लिए भी निकल गया लिमिट, दोनों को रख दीजिए। तो 0 से t a dt और v से u dv। यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ये आ गया बाहर। अब इनका करेंगे समाकलन, तो dt का समाकलन क्या होगा t और v का समाकलन क्या होगा v। अब बस लिमिट को रख दिए हैं, तो एक बार t रखेंगे, एक बार 0, एक बार v रखेंगे, एक बार u, तो इतना आएगा। अब इसको पक्षांतर कर दिया तो u आ गया प्लस में, तो v का मान निकल गया ना। तो यही तो गति का प्रथम समीकरण है, v बराबर u प्लस at। इसी तरीके से भी आपको द्वितीय और तृतीय समीकरण को भी उत्पन्न करना है। गति का द्वितीय समीकरण की उत्पत्ति करना है कलन विधि से। तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at का वर्ग, इसकी उत्पत्ति करना है। तो फिर से आप जानते हो कि क्या जानते हो कि वेग बराबर क्या होता है, dx/dt। सॉरी एक मिनट, नहीं करना क्या है हमको, ठीक तो लिख रहा था यार, कंफ्यूज कर दिया मुझे। वेग बराबर dx/dt। x क्या है, स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। ठीक है ना भाई। तो यहां से अगर मैं dt का मान निकालूं, देखो द्वितीय समीकरण में इतना रखे थे कि नहीं रखे थे, पहले वाले में त्वरण रखने, तो dv/dt। वेग बराबर क्या होता है, dx/dt, यानी कि x में परिवर्तन t के सापेक्ष है। वेग किसे कहते हैं, किसी वस्तु में विस्थापन की दर को। ये वस्तु की स्थिति है तो यानी कि विस्थापन हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, वेग। अगर फिर मैं इसको गुणा करूं तो ये क्या बनेगा, v dt और ये dx, कितना होगा, या तो क्या, हाँ s भी कर सकते हो, उससे कोई समस्या नहीं है। आप s लिखो, x लिखो, जैसे भी लिखो, तो जिस हिसाब से यहाँ s लिखोगे तो फिर यहाँ यह s लगेगा। ठीक है ना भाई। अब फिर इसको समीकरण 1 दे देना। फिर यहाँ पर आपको अब लिमिट तय करना है, तो यहाँ d के साथ t है तो t निकालेंगे, और x है तो x निकालेंगे। ठीक है ना भाई। तो माना समय t बराबर 0 पर, अब इस बार वेग नहीं है, इस बात को याद रखना, वेग नहीं है, क्या है, विस्थापन। ये क्या चीज है भाई, विस्थापन है। तो समय बराबर t बराबर 0 पर विस्थापन या उसकी स्थिति बोल सकते हो, यानी कि ये क्या होगा, t बराबर जब 0 होगा तो x नॉट होगा। ठीक है ना भाई, याद रखना इसको, t बराबर 0 है तो विस्थापन क्या होगा, s x नॉट या x 0, तथा समय t बराबर t पर विस्थापन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x। t बराबर t पर क्या होगा, x। जैसे वहां u था ना, प्रारंभिक वेग u था, तो यहाँ क्या मानेंगे, x नॉट मानेंगे, और अंतिम के लिए, अंतिम विस्थापन के लिए क्या मानेंगे, x। ये लिमिट बस को याद रखना, समझ में आ रहा है ना। जो वस्तु की स्थिति है, या इसको ऐसे बोल सकते हो, स्थिति या विस्थापन। ठीक है ना भाई। तो चलो अब इन लिमिटों को वहां पर क्या रखते हैं, ऐड करते हैं, ध्यान से देखना। अब रखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा जब इसका समाकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो 0 से t और ये v dt। इधर ध्यान से देखो, x का समाकलन होगा x नॉट से x, ठीक है ना, और ये आपका dx। तो यहाँ से v बाहर निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा, dt। ठीक है ना भाई। और इधर है आपका x नॉट से x और ये dx, इनका समाकलन कर दो फिर से। dt का समाकलन करेंगे क्या होगा, t बनेगा, और ये 0 से t, ध्यान से देखना भाई। अब इधर देखना, x का समाकलन क्या होगा, x होगा, और ये आपका x नॉट और ये x। यहां तक तो समस्या नहीं होगा। चलो अब इसको लिमिट को रखते हैं, तो v एक बार रखेंगे t और ये माइनस का 0, एक बार x को रखेंगे x और ये माइनस, इसके जगह क्या हो जाएगा, x नॉट। हो गया ना, एक मिनट, हाँ कहीं तो कुछ दिक्कत है, वो तो उसका मान विस्थापन s रखना। चलो यहाँ क्या करना है, एक मिनट, उधर v का मान रखना भूल गए थे, तो लिख लेना v का मान कहां से रखोगे, गति का प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण क्या बोलता है,
v बराबर u प्लस ए टी। तो इसके जगह पहले रखना u प्लस ए टी, ये भूल गए थे तो यहाँ रख दूं एक बार, तो ये हो जाएगा 0 से t और इसके जगह u प्लस ए टी और ये डी टी और इधर x से x नॉट से x और ये dx। अब पहले इनका समाकलन करो, तो u का अगर आप t के सापेक्ष करोगे तो क्या होगा बताओ, ut होगा ना। तो ध्यान से देखना, तो ये नहीं अंदर है ना, भी सबका एक साथ होगा। तो ध्यान से देखो भाई पहले कैसे होगा, 0 से t, ठीक है ना। अच्छा समाकलन करेंगे तो ये तो हट जाएगा, ठीक है। पहले 1 मिनट देख लो यार। चलिए अब क्या करेंगे, इसको इधर देखना, इसको अलग अलग तोड़ के लिख रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा 0 से t u का करेंगे dt के सापेक्ष अवकलन प्लस at का भी करेंगे क्या, dt के सापेक्ष अवकलन, और इधर है आपका, इसका कर दें क्या, तो x का होगा x, ठीक है ना भाई, और ये x नॉट और ये x। यहां तक समझ में आया। इधर देखना, u का करेंगे dt के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा u और ये t होगा t के सापेक्ष और ये 0 और t, ठीक है भाई। आगे बढ़ो, एक कॉमन निकाल लो, कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और t का करेंगे तो क्या होगा, t का वर्ग अपान में 2 और ये आपका लिमिट। पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, और इस लिमिट को अब रख दो, x की जगह x रखेंगे, x होगा माइनस x की जगह रखो x नॉट, और वास्तव में वही क्या है आपका विस्थापन है, ठीक है ना भाई। तो अब इसको रखो, तो ये हो जाएगा u, t की जगह रखूंगा तो t ही बनेगा, और ये माइनस का 0, तो कुल मिला के ut रख दूं क्या, ठीक है ना, प्लस a, t की घात 2, तो t की जगह t ही रखूंगा मैं, तो कितना बनेगा, t की घात 2 ही और बटे में 2 हो गया, माइनस, अब 0 रखूंगा तो 0 बटे 2 ही तो होगा ना, तो कुल मिला के इसको भी हटा दूं क्या, चलेगा ना ये। तो ये पूरा इतना हो गया, ठीक। और इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूँ, तो आप बगल में लिख सकते हैं कि x माइनस x नॉट बराबर s, जो कि क्या है विस्थापन, यहीं से तो यहाँ तक हुआ था ना विस्थापन। अब s को लिख लो, तो आ तो गया, बस इसको जमा के लिखना है, s बराबर ut प्लस क्या, मैं इसको 1/2 लिख सकता हूँ और at का वर्ग, क्योंकि at का वर्ग का 1 के साथ गुणा करोगे फिर से ऊपर वाला at का वर्ग आ जाएगा, तो ये निकल के आ गया, यही गति का द्वितीय समीकरण है। अब देखो पहले समझ में आया कि नहीं है, अब बताओ आया ना, लगता है भैया समय लगता है। ये तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना। चलिए देखिए, गति का तृतीय समीकरण v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2s की उत्पत्ति करना है, तो त्वरण बराबर क्या होता है, dv अपॉन dt, इतना होता है ना। अब ध्यान से देखना, इसमें मैं कर क्या रहा हूं, इसके अंश और हर में अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, या तो लिख सकते हो इसको समीकरण 1 दे दो, समीकरण 1 के अंश और हर में देखना किसका गुणा करेंगे, अंश और हर में dx का गुणा करने पर, किसका, dx का, अंश और हर में dx का गुणा और भाग करने पर लिखो, गुणा व भाग करने पर, देखो कैसे बनेगा, भाग करने पर, तो इसको लिखने का तरीका बदल रहा है, ये हो गया इधर करना है dv और ये हो गया dx का भाग हो गया, गुणा dx बटे dt, देखो तो अंश और हर में कुल मिला के हो रहा है ना, दोनों कैंसिल होगा, वापस फिर क्या बचेगा, dv अपॉन dt। क्या इतना लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना इतना, बताओ पहले, लिख सकते हैं। अब इतना देखना, ये हो गया a, अब क्या मैं dx और dt की जगह v लिख सकता हूं, v बराबर होता है dx अपॉन dt, लिख सकता हूं ना, तो इस पूरे की जगह क्या लिखूंगा, v, तो v को लिख दूं सामने में, और ये dv अपॉन dx। कोई समस्या यहां तक नहीं ना। अब इसको इधर ला दो गुणा में, तो a dx और ये v dv, इसको देना समीकरण नंबर 2। अब इसका करेंगे क्या, समाकलन। तो सबसे पहले फिर हमको तय करना है इस बार वेग और विस्थापन, दोनों चीज आपको समय तय करना है, तो ध्यान से देखते रहना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना। dx अपॉन dt बराबर v होता है ना भाई, तो चलिए अब हम यहाँ पर लिमिट तय कर लेते हैं, नीचे दिखेगा क्या, माना समय t बराबर 0 पर
वस्तु की स्थिति, ध्यान से देखना, वस्तु की स्थिति क्या थी t बराबर 0 पर, x नॉट। वस्तु की स्थिति क्या थी, x नॉट। तब वेग क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति में वेग क्या होता है, u, तथा समय t बराबर t पर वस्तु की स्थिति क्या थी, x थी, ठीक है ना। तब वेग क्या होगा, v। आपको लिमिट दिख गया होगा। अब लिमिट को रखें, समझ में आ रहा है ना फिर। तो चलिए अब लिमिट को रखते हैं, तो समीकरण 2 का समाकलन होगा। तो ये रखेंगे कैसे, a dx, x है तो x के सापेक्ष आपको यहाँ पर रखना है, तो इधर क्या होगा, x नॉट और x, ये लिमिट लगा। इधर देखना, दूसरा क्या है आपका v, तो ये हो जाएगा आपका v dv। तो v के लिए क्या है, u और v, ये हो गया आपका। क्लियर है। अब चलो करो समाकलन, a कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, तो x नॉट x dx, v कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, ठीक है ना। नहीं, v कांस्टेंट नहीं है, v का तो खुद समाकलन होगा। तो v की घात में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा, v की घात 2 और बटे में 2, और ये आपका लिमिट लग गया। वो कांस्टेंट नहीं, अदर राशि होता तो बाहर निकलता, ठीक है ना भाई। अब यहाँ x का करेंगे तो क्या होगा, x बस, और ये a, और यहाँ लिमिट को रखो x नॉट x। अब इस लिमिट को भी यहाँ पुट कर दो, तो एक बार v रखेंगे तो क्या होगा, v का वर्ग बटे में 2 माइनस u का वर्ग बटे में 2 होगा। एक बार अपर लिमिट को रखेंगे v की जगह v, एक बार लोअर लिमिट को तो v की जगह u हो गया। अब इसे हल कर लीजिए, अब इसकी जगह फिर लिमिट रखो, तो ये हो जाएगा x की जगह x माइनस x की जगह x नॉट, और इसको रहने देते हैं या एक बार लिख देते हैं, आधार समान है, एक बार लिख दो, और v का वर्ग माइनस u का वर्ग, और ये क्या है आपका विस्थापन है ना, x माइनस x नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं, s लिख देना, वस्तु का विस्थापन है, ठीक है। चलिए इतना रख दीजिए। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, s, तो ये हो जाएगा as, ये है आपका v का वर्ग माइनस u का वर्ग बटे में 2, ये गुणा में ला दूं तो 2as, v का वर्ग माइनस u का वर्ग। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा प्लस में होगा, तो v का मान क्या निकलेगा, v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2as। यही तो था ना गति का तृतीय समीकरण, यही गति का तृतीय समीकरण है, तृतीय समीकरण है, देख लीजिए भाई। और बताऊं एक बार, चलो ठीक है बता देता हूं। सबसे पहले करना क्या है, आपको मालूम है कि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी कि dv अपॉन dt। अब हमने इसको समीकरण 1 माना, और इसके अंश और हर में क्या किए, dx का गुणा और dx का भाग, तो ये कर दिए, देखो dx का गुणा ऊपर में और ये नीचे dx का भाग, ताकि इसको फिर काटूंगा तो वापस dv अपॉन dt बनेगा। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमको ये चीज चाहिए था। तो इसकी जगह मैं क्या v लिख सकता हूँ, वेग में परिवर्तन वाला, ये परिवर्तन का सूत्र है ना, सॉरी वेग का, ठीक है ना भाई। तो इसके जगह मैं क्या रख दिया, v, तो उसी v को मैंने सामने में लिख दिया, dv अपॉन dx। अब ये dx को मैं इधर गुणा में लाया तो adx, और इधर क्या हो जाएगा vdv, इसको देना समीकरण नंबर 2। अब इसका करेंगे समाकलन, तो समाकलन करेंगे तो आपको लिमिट चाहिए, तो लिमिट क्या होगा, जब समय बराबर t पर वस्तु की स्थिति क्या होती है, x नॉट, तब वेग क्या होता है u, और समय बराबर t पर समय t होता है, तो वस्तु की स्थिति x होती है, तब वेग क्या होता है v। x है तो x रखेंगे लिमिट को, v है तो v, और t होता तो t रखते, ठीक है ना भाई। तो यहाँ x था तो x नॉट x, वेग है तो u और v, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, अंदर बचा dx। v का क्या होगा, v के सापेक्ष समाकलन होगा, घात में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, तो यहाँ पर आपका ये सूत्र लगा, x की घात n बराबर क्या होता है, x की घात n प्लस 1, और नीचे में n प्लस 1, ये सूत्र होता है, इसमें फिट हो गया। तो v की घात 2 होगा, 1 और 1 2, और नीचे क्या बनेगा 2, देखो घात में 1 है ना, तो 1 धन 1 2, और नीचे में 2। अब लिमिट को रख देंगे, इसका जब समाकलन करेंगे x का तो x बनेगा, फिर इन लिमिटों को तय कर देना। अब यहाँ पर रखो, एक बार v को रखो, एक बार u को, जब लोअर लिमिट को रखते हैं तो घटाते हैं भाई, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा u। अब इसको भी रखो, तो अपर लिमिट के लिए x माइनस घटाएंगे तो लोअर लिमिट को, ये हो गया। और यही वास्तव में क्या है, विस्थापन है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं s,
वस्तु का विस्थापन है, तो इसकी जगह हो गया s। और आधार समान था, एक बार लिखेंगे v का वर्ग माइनस u का वर्ग। अब ये दो इसके साथ किसके कंडीशन में आ जाएगा, गुणा का, इधर भाग था तिर्यक गुणा करेंगे तो 2s और इधर बचा आपका v का वर्ग माइनस u का वर्ग। अगर मैं इसको इधर पक्षांतर करूंगा तो प्लस में जाएगा, तो v का मान निकालूंगा तो u का वर्ग प्लस 2s, यही आपका गति का तृतीय समीकरण है। और ये कौन सी विधि से निकला, ये तीनों निकला है आपका कलन विधि से, देख लीजिए। क्लियर है, समझ में आ गया, नोट कर लो।